वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के दो कंसेप्ट, व्हाट इज जूल्स लॉ क्या है, व्हाट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, हम ये कवर करने वाले। लेट्स स्टार्ट। जो बिफोर स्टार्टिंग जूल्स लॉ, कि जूल्स लॉ है क्या, हम अपना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इंटरनल एनर्जी पे था उसको रिवाइज करते हैं। देखो, हमें पता था कि हमारी डेल्टा यू इन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये दोनों के दोनों हमें पता है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पाथ फंक्शन, यानी कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इससे मैं अपनी कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं। हमें पता था कि जब भी हम कोई अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते थे या पीवी डायग्राम पे या किसी को भी, तो मेरे पास वो स्टेट थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम स्टेट थी उसके लिए हम उसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते थे, यानी कि उसका कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा या कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन हम जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में यहां पे नहीं लेंगे, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमें केवल किसी भी स्टेट को हम डिफाइन करें तो हमें ये वेरिएबल हो गए, हमारे पास स्टेट फंक्शंस हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमें इस क्यू या डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमने इंटरनल एनर्जी में किया कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्यू पे और डब्ल्यू पे। अब क्या हुआ हमारे पास, हम इनको अलग अलग देखते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले बोलता हूं कि डेल्टा यू, तो मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वर्क, कि हमने बोला कि वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अभी वर्क के लिए हमारे पास ऐसा था, डब वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। हम साइन अलग अलग करते, तो अगर मैंने सबसे पहले लिया इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हम रिवाइज कर ले एक बार हल्का थोड़ा सा, किस लिए देख अभी पता चलेगा इसका, क्योंकि इसका यूज है हमारे पास जूल्स लॉ के अंदर। देखो, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो वर्क क्या हो गया हमारे पास, प्लस पी डेल वी। अगर वर्क डन सिस्टम के ऊपर हमारे पास हुआ है यहां पर, तो हम इसका साइन देते हैं प्लस। अगर सिस्टम पे हुआ तो हम क्या बोलते हैं, हमारी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। जब वर्क होते हैं तो एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज तो हम क्या बोलते हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशनल, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज होगी तो हम बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हमें पता है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी क्या था, इंटरनल एनर्जी क्या था हमारे पास। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए करता हूं 3/2 RT, मोनोटोमिक के लिए था। अगर मेरे पास डाइएटोमिक होता तो 5/2 RT होना था। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो मेरी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम। देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम का क्या मतलब था कि मेरे पास पहले हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम था, फिर हमने पिस्टन के ऊपर इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ये पिस्टन यहां से यहां पे चला गया। अगर चला गया तो मेरे पास क्या हुआ, सिस्टम ने वर्क किया तो यहां पे क्या था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन था, यहां पे एक्सपेंशन हुआ। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखता है, माइनस पी डेल वी, हम ऐसा रखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हुआ। हमारा चेंज इन वॉल्यूम तो इंक्रीज हो, क्योंकि पहले V1 था तो यहां पे क्या हो गया, V2, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब हमने क्या, सिस्टम ने क्या क्या वर्क किया। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पर एनर्जी डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज तो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। ये हमने दो चीजें की थी। लेकिन अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आ जाता है। देखो, अगर हमारे पास, क्योंकि जो वर्क है ये माइनस पी डेल वी लिखा, तो ये पी एक्सटर्नल है जो इसके ऊपर लग रहा है, ये पी एक्सटर्नल है। यहां पे भी जो ये प्रेशर था ये पी था जो ऊपर हम लगा रहे थे, जिससे हमने इसको कंप्रेस वर्क करवाया था सिस्टम के ऊपर। तो अब एक थर्ड केस आ गया क्या, कि अगर हमारे पास ऐसा ही है, पिस्टन था, ये हमारे पास हो गया, इसके ऊपर हमारे कुछ वेट नहीं है, अभी ये गैस था, इसका वॉल्यूम वी था। वॉल्यूम क्या है, वी। अगर इस वॉल्यूम को इंक्रीज कराऊं, लेकिन किस में इंक्रीज कराऊं, कि मान लेते हैं कि यहां पर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, और वैक्यूम होगा तो वैक्यूम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। तो देखो, वर्क होता क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू, हमें लिखा था नॉर्मली, अगर मैं पी डेल वी लिखता हूं, साइन तो हम डन ऑन द सिस्टम या डन बाय द सिस्टम करते हैं। अब वर्क पी डेल वी था, ये पी के जो पी एक्सटर्नल लग रहा है, जो इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है।
अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरा वैक्यूम है तो जो मेरा P एक्सटर्नल है वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस थर्ड केस में जो एक इंपॉर्टेंट केस है, किस लिए, कि हम वॉल्यूम का एक्सपेंशन तो करवा रहे हैं, वॉल्यूम का क्या करवा रहे हैं, एक्सपेंशन, लेकिन वो एक्सपेंशन तब हो रहा है जब दूसरी साइड कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, वैक्यूम। कैसे, हम मान लें कि हमारे पास हमने एक ये बैरियर लगा दिया इस टाइप से, ये हमारे पास एक सिलेंडर था, यहां पे एक बैरियर लगा दिया, नीचे हमारे पास गैस है, ऊपर वैक्यूम है। अब क्या हुआ, हमने इस बैरियर को रिमूव कर दिया, यहां से हमने इसको यहां से अपनी तरफ निकाल लिया ऐसे, तो ये बैरियर, तो यहां से वॉल्यूम तो पहले V था, तो अब क्या हो गया, V2 या V1 हो गया, तो वॉल्यूम में एक्सपेंड हुआ, लेकिन ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा था। अगर प्रेशर ही नहीं लग रहा था तो क्या हुआ, देखो डेल्टा V तो इंक्रीज हो गया, लेकिन P एक्सटर्नल तो कैसा है, जीरो। इसका मतलब जो वर्क हुआ वो कैसा हुआ, जीरो। अगर वर्क जीरो हुआ, यानी कि हमारी गैस का वॉल्यूम तो बढ़ा था, लेकिन वहां पे जब उसका एक्सपेंशन हुआ तो उस गैस ने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेशर था यहां पर वो कैसा था, जीरो, जो एक्सटर्नल प्रेशर था। अगर वो जीरो के तो पी डेल वी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वर्क ही नहीं किया तो अब हमें क्या पता है, देखो वर्क करते थे तो एनर्जी अगर डन करता था तो क्या होगी थी, इंक्रीज, अगर डन बाय द सिस्टम तो डिक्रीज। अब काम ही नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, जब काम ही नहीं किया तो उसकी जो इंटरनल जो उसकी एनर्जी है वो कैसी रहेगी, सेम। अगर एनर्जी सेम है तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम तो टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कैसी रहेगी। अगर हम सेकंड देखते हैं यहां पर कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू के ऊपर। क्यू क्या है हमारे पास, हीट था, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर मैं यहां पे बोलूं फर्स्ट केस अगर लूं कि हीट इज गेन बाय द सिस्टम, हीट इज गेन बाय द सिस्टम, तो हीट अगर सिस्टम गेन करता है तो हीट को हम, हीट सिस्टम कैसे हीट करेगा, हमें उसको हीट करना पड़ेगा। अगर वो हीट करता है तो हमें पता है कि जैसे जैसे मैं उसको क्यू सप्लाई करता हूं, अगर क्यू हमने उसको सप्लाई किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो इसकी जो है यहां पर जो पार्टिक एटम्स या मोलिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो देखो मैं यहां पर Q को डायरेक्ट रिप्लेस करना चाहता हूं T से, क्योंकि यहां पे T यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमने बोला कि हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट लॉस्ट करता है तो हीट लॉस्ट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो हीट उसमें से हीट निकली तो मेरे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो क्या हो गया, टेम्परेचर। जब किसी सिस्टम में से हीट निकलती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन। टेम्परेचर डाउन आ गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हीट लॉस्ट होती तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज, और जब हीट गेन होती तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन एक थर्ड केस है बच्चे, क्या, इफ नो हीट इज लॉस्ट, इफ नो हीट इज लॉस्ट और गेन, कि ना तो सिस्टम में से हीट लॉस हो ना ही उसका गेन हो, दैट इज ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो। एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं जिसके अंदर जो चेंज इन क्यू हो गया हमारे पास डेल्टा क्यू, या क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो क्या, जब टेम्परेचर ना तो उसमें से हीट निकली है ना जोड़ के, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, उसके ऊपर कोई एनर्जी पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो जब टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, इसका मतलब मैं टेम्परेचर को क्या बोल सकता हूं, वहां पर क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो उस टाइम पे उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो जो चेंज इन इंटरनल यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, क्या, कि अगर मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो इंटरनल एनर्जी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, अगर मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को डाउन करूंगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर रखता हूं तो मेरी इंटरनल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यही दो फैक्टर्स, जो कंसेप्ट हमारे पास कि इंटरनल एनर्जी हमने बोला था कि डायरेक्ट टेम्परेचर, एक डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो ये यहां पर आ गया। दूसरा ये किसके रिस्पेक्ट में, कि वॉल्यूम का हो गया फैक्टर, कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है और पी एक्सटर्नल जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज जीरो। तो जूल्स लॉ ने क्या बोला था बच्चे, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो।
तो क्या बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, कह रहा है कि अगर मैं वॉल्यूम चेंज करता हूं तो कितना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया, और तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बच्चे क्या होता है, मेरे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो आती है। दूसरा क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करता था या वॉल्यूम को मैं चेंज करता हूं, क्योंकि यहां पे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहां पे जो वर्ड सिस्टम पे करते तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। लेकिन ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये हम यहां पर जो इसने करवा रखा है वो वैक्यूम में करवा रखा है, कि चेंज इन वॉल्यूम है वो पी एक्सटर्नल उस टाइम पे क्या है, जीरो। तो अगर ये वॉल्यूम के साथ में इंटरनल एनर्जी का चेंज देखता हूं एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि पी एक्सटर्नल इज जीरो, तो ये वाला केस हो गया, उस टाइम पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आता है, जीरो। तो यानी कि यहां पर ये कोई अलग लॉ नहीं था, ये दो बेसिक कंसेप्ट जो हमने पहले किए था उसी की एक टाइप से अप्लाई कर दिया, कि उसने गैस का एक्सपेंशन करवाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इन वैक्यूम, तो ओवरऑल जो चेंज इन आएगा इंटरनल वो क्या आएगा, जीरो। तो अब हम देखते हैं उसने ये कैसे करवाया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। तो जूल्स लॉ ने क्या बोला कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन गैस विद चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। तो उसने एक एपरेटस लिया, एक बीकर, एक टाइप से ये हमारे पास एपरेटस लिया, इसके अंदर वाटर फिल था, और यहां पर ये बल्ब ए है, बल्ब ए बोला है जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई, ये कनेक्टेड है बल्ब बी से जिसके अंदर प्रेशर जीरो यानी कि वैक्यूम है, और इट इज कनेक्टेड बाय ए स्टॉप कोक, एस को हमने रिप्रेजेंट किया है स्टॉप कोक, और यहां पे एक थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर मेजर कर रहा है वाटर का। तो इनिशियली क्या किया उसने देखा कि टेम्परेचर ही मेजर द, उसने क्या किया कि दोनों का जो ये हमारे पास जो ये सिस्टम हो गया है ए और बी, जो हमारे बल्ब है और जो वाटर, इसका टेम्परेचर ये दोनों का सेम टेम्परेचर, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और उसने जो टेम्परेचर मेजर किया किससे, वाटर का थर्मामीटर से टी, उसने बोल दिया कि इसका जो टेम्परेचर वो क्या टी है। फिर उसने क्या किया, इस स्टॉप कोक को रिमूव किया, अगर रिमूव किया तो यहां से जो गैस ए चेंबर में थी वो किस में आ गई, बी में, और गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, गैस का इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ गैस का, तो अब यहां पर क्या हुआ, लेकिन जो पी एक्सटर्नल था जो अप्लाई हो रहा था वो कितना था, जीरो। वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ लेकिन उस एरिया के अंदर प्रेशर कितना था, जो पी एक्सटर्नल था वो कितना था, जीरो। तो उसने एक्सपेंशन करवाया, गैस का एक्सपेंशन हुआ इन P इक्वल्स टू जीरो एरिया के अंदर, और उसके बाद जब एक्सपेंशन हुआ उसने आफ्टर एक्सपेंशन फिर टेम्परेचर मेजर किया कि कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है नहीं। वो टेम्परेचर तब चेंज हो सकता है कि जब यहां से हीट आइदर सराउंडिंग में चली जाए या सराउंडिंग से यहां पर आ जाए। अगर हीट यहां से कोई हीट निकलती तो इस वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाता और हमें टेम्परेचर T की जगह ज्यादा दिखाई देता। अगर यहां से हीट इस सिस्टम में जाती तो हमारा वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता तो मेरे को थर्मामीटर में T से कम दिखाई देता। लेकिन उसने नोट किया कि जो टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज सेम। उसने बोला कि जो बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन, जो बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम है, तो इसका मतलब यहां पर कोई हीट ना तो ऑब्जॉर्व हुई है ना रिलीज हुई है, तो T क्या था, कांस्टेंट। अगर T कांस्टेंट तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, जीरो, या मैं बोल सकता हूं जो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो। तो ये किया उसने। अब हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी था बच्चे, जो इंटरनल एनर्जी अभी हमने देखा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था, और इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन, हम ऐसा लिख सकते थे इसको, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था, और ये किसका भी है, वॉल्यूम का भी था। तो अगर मैं यहां पर अब इस इंटरनल एनर्जी को फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो इस चेंज की जगह मैं ये यू लिख सकता हूं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि डी यू इज इक्वल्स टू करली यू बाय करली टी कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस करली यू बाय करली वी टी डी वी। हम ये दोनों का फंक्शन था तो ऐसा लिख दिया। अब हमें पता है, देखो बच्चे, यहां से हमारे पास क्या आया, दो एक इंपॉर्टेंट निकल के रिजल्ट आया कि जो वर्क था, और हमें पता था डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, या मैं लिख सकता हूं डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्लू। वर्क क्या होता है, वर्क था हमारे पास पी डी वी,
अब P वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो P एक्सटर्नल था, P कितना था 0, तो मेरे पास वर्क कितना हो गया यहां से 0, तो वर्क कितना हो गया यहां से, ये P 0 था तो वर्क कितना हो गया 0। सेकेंड, जो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास आया ही नहीं यहां से, तो जब चेंज इन टेम्परेचर आया ही नहीं तो इसका मतलब ना तो वहां पे हीट रिलीज हुई है और ना ही वहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा मेरे पास, dq की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट तो मैं बोल सकता था डेल क्यू क्या था 0, तो इसका मतलब क्या है, इनसे हमें पता चला कि ये वैल्यू भी 0, वर्क भी 0, तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, इसमें क्या हुआ 0। तो अब ये रिलेशन निकालना चाहते थे इससे, तो अब हमें पता चला यहां पे बच्चे, हम ये लिखा, अब हमें पता चला कि जब वर्क भी 0 है, क्यू भी 0 है, तो डेल्टा यू या डी यू, ये डी यू क्या हो गया 0, तो यहां से ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। और सेकंड हमें पता है जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है 0, तो यहां से हमें क्या पता चला, करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टी डी वी इक्वल्स टू 0। अब ये है x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो इसमें से x 0 होगा या y 0 होगा, लेकिन जो चेंज इन वॉल्यूम है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ तो इंक्रीज हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, ये वॉल्यूम v था तो ओवरऑल क्या हो गया v2 हो गया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड हो गया था, तो ये 0 नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करली u बाय करली v एट कांस्टेंट t इज 0। तो ये एक्सप्रेशन निकाला, और ये एक्सप्रेशन निकाला हम लोगों ने कि हमें पता है ऑलवेज कि इंटरनल एनर्जी वैसे तो फंक्शन होता था Q और W पे, लेकिन W को मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा और Q को मैंने टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में लिखा है हमारे पास, तो U इंटरनल एनर्जी फंक्शन हो गया टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो इससे हमें पता चला कि चेंज इन वॉल्यूम, अब यहां पे देखो क्या था कि P एक्सटर्नल लिखा नहीं है उसने डेफिनेशन में, लेकिन ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है ये कांस्टेंट P के ऊपर हुआ है, P कांस्टेंट कितना था और वो 0 था, ऑलवेज वैक्यूम था, यहां पे पहले क्या था वैक्यूम। तो ये था हमारे पास जूल्स लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखते हैं इसको, इसने क्या बोला, उससे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं जो हमने अभी तक किया है, कि मेरे पास अगर एक ये पिस्टन था गैस, इसके अंदर हम लोगों ने चैम्बर के अंदर गैस फिल कर दी, इसका वॉल्यूम क्या था V। बच्चे अगर इसका वॉल्यूम हम एक्सपेंशन करवाते हैं वॉल्यूम का V2 वॉल्यूम तक या V1 वॉल्यूम तक, कि हमने गैस को क्या करवा दिया एक्सपेंशन, लेकिन यहां पर ना तो कोई सिस्टम के अंदर हीट आई ना ही सिस्टम से गई, लेकिन क्या था कि ये जो प्रोसेस जब एक्सपेंशन हुआ तो वहां पे जो एक्सचेंज ऑफ हीट 0 था, यानी कि जो Q की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर जब Q की वैल्यू 0 थी तो हम क्या बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर ना तो हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो देखो क्या किया हमने क्या करवाया, गैस का एक्सपेंशन करवाया, गैस का एक्सपेंशन करवाया, इसका मतलब हमने वर्क करवाया गैस से, लेकिन उस वर्क के दौरान हमारा हीट के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ना तो हमारी सिस्टम में आई ना सिस्टम से गई, तो वर्क सिस्टम ने किया है। तो हम इंटरनल एनर्जी चेंज क्या लिखते थे, तो हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, वो क्या था Q प्लस W। अब Q की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि प्रोसेस कैसा है एडियाबैटिक। अब लेकिन वर्क किसने किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डन बाय सिस्टम। अगर वर्क करेगा सिस्टम तो क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज। अब सिस्टम वर्क करता है तो हमें पता था कि एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी कौन सी थी, वही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी से क्या हो गया टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया इसका मतलब वहां पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी तो डिक्रीज होगी हमारे पास, जो डेल्टा यू है यानी चेंज इन डिक्रीज होगा ये हम देख चुके हैं इस पे। तो देखो जब टेम्परेचर डिक्रीज आ रहा है इसका मतलब वहां पर क्या हो गई कूलिंग स्टार्ट हो गया। यही कंसेप्ट हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेकिंग ऑफ स्नो में लगाया था कि जब Q0 वर्क डन सिस्टम करेगा और वर्क करेगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी वहां पर अगर गैस या वेपर ही है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज तो कूलिंग। अगर इसको बहुत ज्यादा करूंगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा फिर सॉलिड भी बन सकता है अगर हम ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करें। तो यही कंसेप्ट यूज किया उसने। क्या बोला कि अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन करवाते हैं, एक्सपेंशन का ऑफ गैस का मतलब है हम वॉल्यूम इंक्रीज कर दें उसका, तो उस टाइम पे क्या होगा, और वो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहां पे कूलिंग ऑफ गैस दिखाई देगी, क्योंकि उस टाइम पे जब एक्सपेंशन होगा वर्क होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसने क्या बोला, व्हेन ए रियल गैस
एट ए सर्टेन टेम्परेचर, इसने बोला व्हेन ए रियल गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज allowed to expand through a porous plug or fine hole into a region of low pressure, then it is accompanied by cooling of gas except hydrogen and helium, allowed to expand through a porous plug or fine hole into a region of low pressure, then it is accompanied by cooling of gas. अब ये कूलिंग ऑफ गैस तो लिखा है, लेकिन प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिकली हम एक्सपेंड लिख सकते तो ये, बट द प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक। ये हमारे पास बोला है उसने, जो हमने वहां पे अभी एक्सप्लेन किया था, या इस एडियाबेटिक को यहां पे भी लिख सकते थे हम, या दूसरी जो बुक्स में ऐसा लिखा होगा व्हेन ए रियल गैस है सर्टेन टेम्परेचर इज अलाउड टू एक्सपेंड। इस लाइन को हम अवॉइड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड के ऊपर यहां पे एक टर्म लगा देंगे एडियाबेटिकली। कोई भी आप अलग से लिख सकते हो कि जो प्रोसेस होगा एडियाबेटिक होना चाहिए था, या फिर आप ये लिखते हैं व्हेन ए गैस है सर्टेन टेम्परेचर इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली थ्रू ए पोरस प्लग इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, देन इट इज अकम्पनाइड बाय कूलिंग ऑफ गैस। तो इसने क्या सेटअप किया था, वो सेटअप देखते हैं बच्चे। देखो इसने क्या किया, हमारे पास एक ये इंसुलेटेड टाइप चैम्बर लिया, इसका एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट पेज नेक्स्ट अभी करेंगे। तो यहां पर ये क्या किया, पोरस प्लग का मतलब होता है कि ये एक पार्टीशन था, इसके अंदर एक छोटा सा होल है हमारे पास, यहां पे प्रेशर था हमारे पास, यहां पर गैस थी, इसको चैम्बर ए बोल दिया, यहां पर इस चैम्बर को मैंने बोल दिया बी। यहां पे इस पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है, ये इंसुलेटेड चैम्बर है कि इसके अंदर से जो क्यू यहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में से कोई भी चीज यहां पर अंदर नहीं आ सकती, क्यों हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती हमारे पास। अब क्या किया, ये हाई प्रेशर था, ये टेम्परेचर P, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर क्या था P2, और हमने बोला कि P1 इज ग्रेटर देन P2। यहां पे भी पिस्टन था, अब यहां पर गैस थी हाई प्रेशर पे। फिर क्या किया इसने, हमने प्रेशर लगाया पिस्टन पे, जब पिस्टन को हम यहां से मूव करेंगे तो हमने पिस्टन को यहां से यहां तक मूव कर दिया बच्चे, यहां तक पिस्टन को क्या कर दिया हम लोगों ने, मूव। अगर पिस्टन को हम यहां तक मूव करेंगे तो इसका मतलब उसने इतने वॉल्यूम तक, इस वॉल्यूम का मैं बोल सकता हूं V1, उसने इस V1 वॉल्यूम तक इसको कंप्रेस किया। लेकिन हमें याद रखना है, देखो जब हम कभी प्रेशर लगाते हैं यहां पे तो धीरे धीरे गैस कंप्रेस हो रही है तो उसका प्रेशर और इंक्रीज होना था। लेकिन अगर पहले इस एरिया में इसका प्रेशर P1 था, जब हमने प्रेशर लगाया तो ये गैस क्या आएगी, इस ओरफिस बोलते हैं इसको, ओरफिस बोल सकते हैं या फाइन होल बोल सकते हैं। तो जब ये फाइन होल से गैस किसकी तरफ आने लग गई, इस बी चैम्बर के अंदर, जिसमें गैस का प्रेशर क्या था P2। जब हमने इसको प्रेशर को यहां पे पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यहां से फोर्स अप्लाई करने से जो गैस इतने में थी यहां पर आई और कुछ गैस किस में जाने लग गई, इस लो प्रेशर एरिया में। लेकिन इस टाइम पे भी इसका जो प्रेशर है वो P1 ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं किया है। अदरवाइज अगर ये गैस यहां से नहीं जा सकते, बंद रखते और हम फिर फोर्स लगाते तो प्रेशर इंक्रीज हो सकता था यहां पर हमारे पास। तो हमने प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट, कि जब भी हमने इस पिस्टन पे फोर्स लगाया इस चैम्बर के अंदर जो हमारा प्रेशर था वो कैसा था, कांस्टेंट ही रहा, वो क्या था P1। लेकिन इसको लगाने से जब हमने इस पे फोर्स लगाया, जो गैस इस फाइन होल या ओरफिस के अंदर से इस रीजन में आई, तो अब ये गैस इस
पिस्टन के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, क्योंकि ज्यादा गैस आ रही है। तो अब इसकी वजह से अब ये पिस्टन क्या कर गया, मूव कर गया, और ये पिस्टन यहां से कहां चला गया, यहां पर। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, कितने वॉल्यूम का, V1 का। तो लेकिन अब जरूरी नहीं कि V1 और V2 सेम हो, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे था, लो प्रेशर पे था, तो ये पिस्टन ज्यादा मूव कर सकता, तो हमने कितने वॉल्यूम से एक्सपेंड कर दिया, V2 से। तो हमने बोला कि यहां पर इस चैम्बर के अंदर, ए के अंदर, जब V1 वॉल्यूम से गैस कंप्रेस हुई, जब V1 से हमने इसको कंप्रेस किया, तो यहां पर लो एरिया के अंदर जो एक्सपेंशन हुआ गैस का, वो कितने से हुआ, V2 से। तो इस चैम्बर के अंदर वर्क इज डन ऑन द गैस इन चैम्बर ए। चैम्बर ए में क्या हुआ, चैम्बर ए के अंदर बच्चे वर्क इज डन ऑन द गैस, और वर्क डन ऑन द गैस होता तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां पे हम लिखते थे P डेल्टा V, लेकिन कितने से चेंज हुआ है मेरे पास, V1, P1 V1 लिख सकता हूं। लेकिन क्या हुआ इस चैम्बर में, अब वर्क इज डन बाय द गैस, किसके अंदर, इन चैम्बर बी, इन चैम्बर बी के अंदर। वो कितना हुआ, P2 V2, और जब काम करता है तो हम क्या साइन लगाते हैं, माइनस। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूंगा बच्चे, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां पर। और सेकेंडली, क्योंकि ना तो यहां से हीट अब्जॉर्ब हुई है, ना ही रिलीज हुई है इस एरिया का। देखो जब पहले ये यहां पर थी गैस, हमारे पास कुछ गैस यहां पर हमारे पास लो एरिया वाला था, अब ये जब हमने गैस इसके अंदर आई यहां ऑफिस से, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन अब इसका वॉल्यूम पहले इतना था, अब इतना हो गया, लेकिन फिर भी इस एरिया में जो प्रेशर है वो P2 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। यानी कि प्रेशर मेरा क्या है, इस एरिया का भी कांस्टेंट है, इस एरिया का भी जो एरिया प्रेशर था वो कैसा था, कांस्टेंट, और ना ही हीट बाहर गई है ना अंदर आई, इसका था ये एडियाबैटिक प्रोसेस हम लिख के चल रहे हैं। तो यहां पर जो Q था, Q की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है बच्चे हमारे पास, वो क्या होती है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो Q की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। अगर ये 0 तो W क्या हो गया, W की वैल्यू हमारे पास है। अब ये वैल्यू यहां पर हम पुट अप करेंगे और फिर हम अपना एक्सप्रेशन निकालते, देखते हैं वो क्या निकलता है। तो क्या हुआ हमारे पास, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। Q की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो डेल्टा U क्या हो गया, W के इक्वल आ गया। अगर डेल्टा U W के इक्वल आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा U इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2। और डेल्टा U क्या है, चेंज। डेल्टा U को हम लिख सकते हैं फाइनल स्टेट इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट, यानी कि पहले कितनी थी जब वो एक्सपेंशन और कंप्रेसर हो गया तो कितना। तो अब डेल्टा U की जगह क्या लिखा, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2। इस वाली टर्म को इस साइड, U वाली टर्म को इस साइड, तो U2 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1। तो हमें पता है H इक्वल्स टू U प्लस PV होता है, क्यों, और ये H क्या था, एक्चुअली ये था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे निकलती है, सिस्टम ऑब्जर्व करता है, उसी को हम बोलते थे एंथैल्पी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं H2 इक्वल्स टू H1। अगर ये 0 इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा H इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें एक एक्सप्रेशन निकला कि क्या, जब हमारी गैस क्या करेगी बच्चे, एक्सपेंड होगी, यहां पर एक्सपेंशन होगा गैस एडियाबैटिकली थ्रू ए पोरस प्लग, देन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसकी एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं, जब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता उसको बोलते हैं आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। तो यहां से हम एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं, मैथमेटिकल था इसका ये, कि व्हेन द गैस इज अलाउड, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली, टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली थ्रू ए फाइन होल, then the enthalpy of the system remains constant, that is it is isoenthalpic,
प्रोसेस। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या लिख दिया उसने, क्या बोल दिया, कह रहा कि जब हमने गैस को एक्सपेंड करवाया हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, और वो एडियाबैटिक प्रोसेस था क्योंकि जो वाल्स थी, जो चैम्बर की वॉल्स थी वो इंसुलेटेड थी, उसके अंदर ना तो हीट आ सकती थी ना हीट जा सकती थी। फिर अगर ऐसा होगा तो कूलिंग तो होगी होगी क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन जो वहां पे जो एंथैल्पी होगी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वो प्रोसेस कैसा होगा, आइसो एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी का ये H होता क्या था, H इज इक्वल्स टू QP बोला था, जिसको हमने U प्लस PV बोला था, U प्लस ये P U प्लस वर्क बोला था, या मैं लिख सकता था P डेल्टा V, QP इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V, ऐसा हमने लिखा हुआ था ये, कि जो एनर्जी जो हीट रिलीज होती है कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर तो दोनों तरफ कांस्टेंट ही था, जब हमने उसको कंप्रेस नहीं किया था तब भी प्रेशर P1 था, जब कंप्रेस किया तो हमने मेंटेन रखा उसका प्रेशर P1 है, और दूसरे चैम्बर का प्रेशर कितना रखा, P2, और हीट तो निकल ही नहीं रही उसके अंदर से क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ओवरऑल हमने क्या बोल दिया कि जो ये क्या हो गया, जीरो। अगर ये जीरो तो H की वैल्यू क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ H इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको बोला आइसो एंथैल्पी। बच्चे देखो इसके बाद हमारे पास आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये क्या है, इसको हम इस म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दिस इज इक्वल्स टू करली T बाई करली PH। क्या मीनिंग है, इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर चेंज इन डिग्रीज प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉप ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। देखो क्या बोला, अभी हम लोगों ने अपनी गैस का एक्सपेंशन करवाया था इस हाई प्रेशर एरिया से इस फाइन होल के अंदर, इस लो प्रेशर एरिया के अंदर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि वर्क किया, गैस ने वर्क किया, तो मेरे पास क्या हो गया, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कूलिंग होगी, लेकिन कब होगी, अगर मैं 1 डिग्री यानी जब मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और इस साइड कितना था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि जब मेरा जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर मैं यहां से 1 डिग्री 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज लाता हूं और गैस का जब मैं एक्सपेंशन करवाऊंगा तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। अगर यहाँ पे 4 एटमॉस्फेयर होता और यहाँ पर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता, और जब मैं गैस का यहां पर क्या करवाता, एक्सपेंशन करवाता, तो उस टाइम पे मेरे पास कितना टेम्परेचर चेंज आएगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट एंथैल्पी। एंथैल्पी तो कांस्टेंट है इस प्रोसेस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं यहां पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट। देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट अभी हमने बोला था, उसकी डेफिनेशन में बोला था कि जब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया तो उसके अंदर क्या हुआ था, सभी गैस की कूलिंग हुई थी एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहां पे देखा कि मेरे पास कूलिंग कब होगी, जब U की वैल्यू पॉजिटिव, कि DP की वैल्यू, प्रेशर तो नीचे एक्सपेंड कम हो रहा था, एक तरफ ज्यादा था एक तरफ तो चेंज इन प्रेशर था वो 2 - 3 - 1, तो DP क्या था माइनस। चेंज इन टेम्परेचर भी क्या था, माइनस। जब मेरा चेंज इन टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा तो उसी टाइम तो क्या होगी, कूलिंग होगी। और यही हम लोगों ने लिखा था कूलिंग के लिए क्या है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा, चेंज इन प्रेशर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। फॉर हीटिंग के लिए क्या होगा कि प्रेशर तो ऑलवेज डिफरेंस होगा ही होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर। हीटिंग तब होगी जब मैं एक्सपेंशन करवाऊं और फिर भी मेरी गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए इस साइड से, तो उस टाइम पे डीपी की वैल्यू तो नेगेटिव, डीटी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल यू की वैल्यू नेगेटिव। तो हम बोलेंगे जब यू की वैल्यू नेगेटिव, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव, तो क्या होगी, हीटिंग। अब इस केस को समझने से पहले एक और चीज समझते हैं। देखो अगर यू की वैल्यू 0 आ गई, यू की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यानी कि दोनों तरफ अगर टेम्परेचर, अगर मैंने प्रेशर डिफरेंस तो था मेरे पास, अगर प्रेशर डिफरेंस है लेकिन मैंने गैस को एक्सपेंड करवाया, यहां पे भी टेम्परेचर सेम, यहां पे भी टेम्परेचर चेंज, कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं आया, तो dt क्या हो गया 0। तो उस टाइम पे क्या होगा u 0, ना तो हीटिंग होगी ना कूलिंग। अब यहां पे इसको जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट का जो यूज होता है वो यूज होता है फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हमारे पास लिक्विड हीलियम होती है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है, हम एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, इस लॉ का हम यूज करते हैं। वो कैसे, तो हम बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट विच म्यू इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर म्यू की वैल्यू 0 आ जाए उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये सभी गैसों का फिक्स है। अब क्या बोला, बिलो दिस टेम्परेचर कूलिंग विल टेक प्लेस and above this temperature heating will take place on adiabatic expansion of gas। क्या बोल रहा है कि एक टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस X है, दिस इज गैस X।
तो कह रहे हैं कि इसका एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, और जनरली मैक्सिमम गैस का ये रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये बिलो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बिलो। बाकी अदर गैसेस के केस में ये अबव रूम टेम्परेचर होता है, अबव रूम टेम्परेचर। तो देखो बच्चे क्या हुआ कि अब इस जो अगर जिसके ऊपर एक टेम्परेचर है अदर गैस के लिए, अदर गैस लिखा है हम लोगों ने, ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बिलो 0 डिग्री था, अदर गैस के लिए कैसा था, अबव रूम टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर क्या था, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो क्या बोला हम लोगों ने कि अगर ये जो टेम्परेचर है, जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, इसके ऊपर ना तो हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी। कहने का मतलब कि मेरे पास एक गैस थी ये एक्स, इस गैस का मैंने इन्वर्जन टेम्परेचर बोल दिया 32 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे पास यहां पे प्रेशर डिफरेंस था और यहां पे मेरे पे जो गैस का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो जो मेरे पास अब मैं गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाऊंगा तो उस टाइम पे ना तो यहां पे एक्सपेंड होने के बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि उस टाइम पे इन्वर्जन टेम्परेचर पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे देखो सभी गैस का अपना अपना एक टेम्परेचर फिक्स होता है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जब उसके ऊपर मैं उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाता हूं तो ना तो गैस कूलिंग दिखाएगी ना ही गैस हीटिंग दिखाएगी, क्योंकि उस टाइम पे जो dt की वैल्यू वो क्या चेंज, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा। अब लेकिन जैसे ही 32 डिग्री था, अब इस गैस को यहां पर मैं 31 डिग्री ले आऊं तो क्या बोला कि बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर कूलिंग विल टेक प्लेस। अगर मेरे को गैस को कूल करना है तो इसका मतलब कि जो गैस का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस इसका इन्वर्जन टेम्परेचर था, अगर मैं उस गैस को यहां पे रख दूं और यहां पे अभी इसका टेम्परेचर मैं कम कर दूं, कूलिंग से 31 कर दूं, तो अब मैं जब इसका एक्सपेंशन करवाऊंगा तो यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप होता रहेगा बार बार। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाऊंगा प्रेशर डिफरेंस पे तो 31 से 30 जा सकता है, 29, 28, 27, तो ऑलवेज डिक्रीज होगा। तो ऑलवेज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब मेरा dt क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव जाएगा। यानी कि बस एक कंडीशन हमारे पास है कि यहां पर जो गैस है वहां पर वो उसका टेम्परेचर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इन्वर्जन टेम्परेचर से कम। अगर वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम यहां पर उसका टेम्परेचर है तब वो बार बार उसका टेम्परेचर ड्रॉप पाएगा, और ड्रॉप पाएगा तो मेरे पास क्या होगी, कूलिंग। लेकिन क्या हुआ, अगर यहीं पर वो गैस जिसका हमने बोल दिया इन्वर्जन टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था, अगर यहां पे उसका टेम्परेचर हम लोगों ने पहले हीट देके 33 रखा हुआ है, यहां पे 33 कर दिया, और जब मैं प्रेशर डिफरेंस पे एक्सपेंशन करवाऊंगा तो अब उसका टेम्परेचर 33 से 32 31 नहीं आएगा, वो 34 35 36, यानी कि वो क्या दिखाएगा, यहां पर अब हीटिंग शो करने लग जाएगा। क्योंकि यहां पर इसका, क्योंकि ये हमारी कंडीशन थी कि अबव इन्वर्जन टेम्परेचर हीटिंग विल टेक प्लेस ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो यही अब हमें क्या हुआ, तो हमने बोला कि सभी गैस की कूलिंग होती है। सभी गैस की कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि जो इनका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, और हम सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे करते हैं नॉर्मली। तो जब मैंने यहां पे सारी गैसें रखी तो उसका इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा था और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर। इसका मतलब जो गैस का जो टेम्परेचर है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, और जब मैंने इसको एक्सपेंड करवाया तो क्या हुई, कूलिंग हुई। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम के लिए यहां पर उसका इन्वर्जन टेम्परेचर कितना है, 0। अब उसको रख कितना रहा हूं, लाइक 27 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं उसको 27 डिग्री पे रखूंगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तो ज्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर से, तो वो हीटिंग दिखाएगा। अगर मुझे हाइड्रोजन या हीलियम को कूल कर तो हमें पहले उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर से उसका माइनस, लेट्स से उसका अगर जो टेम्परेचर इन्वर्जन हाइड्रोजन के केस में -23 डिग्री सेल्सियस है, -23 डिग्री है, हमने माना ऐसा, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर -23, तो पहले हमें एक्सटर्नली उसको ठंडा करना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर -23 से नीचे आ जाए। अगर वो -22 पे लिया है और यहां पे गैस रखी है, फिर मैं उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराऊंगा, तब उसका टेम्परेचर ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाएगा, -22 से 21 29 और ज्यादा चला जाएगा माइनस के अंदर, सॉरी वो -33 35 37। तो इस टाइम पे गैस क्या दिखाएगी, कूलिंग। इसलिए क्योंकि इनका रूम टेम्परेचर, जो इनका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा होगा तो जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाते तो हाइड्रोजन हीलियम क्या दिखाती हैं, हीटिंग दिखाती हैं। इसलिए इनका जो लिक्विफिकेशन है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कम है और वो माइनस में है। हमें पहले ही माइनस में रखना पड़ेगा और कूल करना चाहते हैं। इसलिए जो हमारे पास दूसरी गैसें होगी, लिक्विड नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, वो इजी लिक्विफाई हम कर सकते हैं कंपेयर टू दिस, क्योंकि उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो ज्यादा है रूम टेम्परेचर से।
तो ये इसका एक एप्लीकेशन था। अब क्या हुआ, अब हम गैस को कूल करते रहेंगे बार बार। जब हम उसको सफिशिएंटली एक्सपेंशन करवाया, यहां से हमने गैस ली बच्चे, यहां पे गैस का एक्सपेंशन करवाया, उसका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम था, तो उसमें क्या होगी, टेम्परेचर और तो कूलिंग होगी। फिर इस गैस को यहां पे डाला, फिर एक्सपेंशन करवाया, फिर और कूलिंग होगी। फिर इस गैस को वापस यहां पे पुटअप किया, फिर एक्सपेंशन और कूलिंग। तो हम इसको इतना कूल करवा देते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अगर हमें और ज्यादा करवाए तो फिर हमें पता है कि हम लिक्विड को ज्यादा कूल करते हैं, हमें क्या बन जाता है, सोल्ट। तो ये एक प्रिंसिपल हमारे पास, हम इसका यूज करते हैं फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जो गैस होगी वो बिलो इट्स इन्वर्जन टेम्परेचर यहां पे रखी जाएगी। तो ये था हमारे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसकी 3 कंडीशन थी, फॉर कूलिंग, फॉर हीटिंग एंड फॉर नाइदर हीटिंग एंड